बच्चों, हमने पिछली कक्षा में संबंध के बारे में कुछ जानकारियाँ हासिल की थी। आज की कक्षा में हम संबंधों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन रिक्त संबंध की बात करते हैं। रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन। रिक्त संबंध को परिभाषित करने के लिए बात करते हैं कि किसी समुच्चय ए से किसी समुच्चय बी में कोई संबंध आर इस प्रकार परिभाषित हो कि ए का कोई भी अवयव बी के किसी भी अवयव से संबंधित न हो, तो ऐसा संबंध रिक्त संबंध कहलाएगा। आप खुद ही बताइए, अगर कोई समुच्चय लेते हैं अपन 1, 2, 3, इसके अंदर एलिमेंट है, इसका नाम है ए। दूसरा ले लेते हैं 4, 5, 6, ये बी। यहाँ ए से बी में एक संबंध आर परिभाषित किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, पिछली कक्षा में मैंने बताया था, कोई संबंध अगर परिभाषित किया जाता है तो किसी समुच्चय से किसी दूसरे समुच्चय में किया जाएगा या किसी समुच्चय से उसी समुच्चय में किया जाएगा। यहाँ पर दो समुच्चय अपन ले रहे हैं, ए और बी। आवश्यक नहीं है एक समुच्चय भी लिया जा सकता था, लेकिन मैंने दो लिए हैं, ए से बी। इसको इस तरह से लिखा जाता है, इस पर गौर कीजिए। ए जो पहला समुच्चय होता है, संबंध का प्रांत इसी का उपसमुच्चय होता है। बी जो दूसरा आपका समुच्चय है, ये आपका हमेशा सहप्रांत कहलाता है। अब बात करते हैं, ये संबंध आर मैंने समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित किया है, और परिभाषित इस तरह से करना चाहता हूं कि ए का कोई भी अवयव बी के किसी भी अवयव से संबंध नहीं बना पाए। तो जब आप आर निकालेंगे, क्रमित युग्मों के रूप में लिखना शुरू करेंगे, तो ये खाली रह जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ए का अवयव बी के किसी भी अवयव से संबंध नहीं बना रहा है। तो ऐसे संबंध को क्या कहा जाएगा, रिक्त संबंध। जो मैंने परिभाषा बोली थी आपके सामने है। किससे डिनोट किया जाता है, या तो मंझले कोष्ठक को खाली करके लिख दीजिए, या फिर क्या लिख दीजिए, फाई। तो यहाँ पर मेंशन है, फाई या मंझले कोष्ठक को खाली रखकर इसको प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण मैंने आपको दे दिया है, एक ए समुच्चय लिया, एक बी समुच्चय लिया, और ए से बी में कोई संबंध आर इस प्रकार परिभाषित कर दिया कि ए बी से बड़ा है। सोचिए, ए बी से बड़ा है, क्या यहां पर ये ए इधर मिलेंगे और बी इधर मिलेंगे? अगर ए समुच्चय ए का अवयव है और स्मॉल बी समुच्चय बी का अवयव है और ए बड़ा है बी से, तब संबंध बनने की शर्त आपके सामने है। संबंध का नियम क्या है, ए बी से बड़ा होना चाहिए। तो ए बराबर जब 1 है, तो क्या बी में कोई बन पाएगा? ए से बड़ा बी कहाँ मिलेगा? यहाँ पर तो कोई ए बड़ा हो और बी छोटा हो, ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। 2 बताइए, 2 बड़ा हो और यहाँ पर 2 से कोई छोटा नजर आ रहा है, तो ये भी किसी से संबंध नहीं बना सकता। अवयव 3 लिया, 3 भी किसी से संबंधित नहीं हो पाएगा, इसलिए ये खाली रह जाएगा। ऐसा संबंध रिक्त संबंध कहलाता है। आगे देखते हैं, इसके बाद अपन सार्वत्रिक संबंध की बात करना चाहेंगे। सार्वत्रिक संबंध किसे कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में बात करते हैं, ए के सारे अवयव बी से संबंधित हो जाएं। सिंपल सी डेफिनेशन है, ए के सभी अवयव बी के सभी अवयवों से संबंध बना लें, तो ऐसा संबंध क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। इसको गणितीय रूप में थोड़ा ठीक से परिभाषित करें तो मैं इस प्रकार कहूँगा कि किसी समुच्चय ए से किसी समुच्चय बी में कोई संबंध आर इस प्रकार परिभाषित हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी के सभी अवयवों से संबंधित हो। ए का प्रत्येक अवयव बी के सभी अवयवों के साथ संबंधित हो, तब आर को क्या कहा जाएगा, सार्वत्रिक संबंध कहा जाएगा, जो कि किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी के बराबर होता है। इसके लिए भी अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल देखिए वो क्या है, सामने है आपके। मैंने एक समुच्चय ले लिया जिसके अंदर 1, 2, 3 अवयव हैं। दूसरा समुच्चय बी लिया जिसके अंदर 4, 5, 6 अवयव हैं, और संबंध का एक नियम बना रहा हूँ
कि बी ए से बड़ा हो। जो पिछली बार क्या किया था, ए बी से बड़ा था, इस बार किसको कर दिया, बी ए से बड़ा कर दिया। तो देखिए संबंध किस किस का बनेगा यहां पर, 1 2 3 4 5 6 जो आपने समुच्चय ऊपर लिखे हुए हैं, ए बी। ए से बी में संबंध परिभाषित किया, क्या नाम है, आर। सच दैट के बाद क्या बताते हैं, कौन से समुच्चय से कौन से समुच्चय में परिभाषित किया, ए से लेकर बी में परिभाषित किया। तो इसको इस प्रकार लिखा जाता है। अब संबंध का नियम क्या है, संबंध का प्रतिबंध क्या है, प्रतिबंध पे गौर कीजिए। बी ए से बड़ा होना चाहिए, तो ए इधर मिलते हैं, बी इन सब एलिमेंट्स को शो करेगा। ए एक चर राशि है जो 1 भी हो सकती है, 2 भी और 3 भी। अब बी ए से बड़ा होना चाहिए, बी 4 5 6 हैं, ए 1 2 3 है। जब ए बराबर 1 है तो बी बड़ा होना चाहिए, तो ये 4 बड़ा है इसलिए संबंध बना लेगा। बी बड़ा 5, 1 से बड़ा है क्या 5, बिल्कुल है, संबंध बन जाएगा। 1 से बड़ा है क्या 6, बिल्कुल है, यहां भी आपका संबंध बन जाएगा। 2 से बड़ा कौन कौन है, 4 है, 5 है, 6 है, 2 तीनों से संबंध बना लेगा। 3 से बड़ा कौन कौन है, 4 5 6, ये भी तीनों से संबंध बना लेगा। तो ये हो गया सार्वत्रिक संबंध। देखिए ए का प्रत्येक अवयव बी के सभी अवयवों से जुड़ा हुआ है कि नहीं, प्रत्येक मतलब 1 भी सबके साथ संबंध बना रहा है, दूसरा 2 भी सबके साथ संबंध बना रहा है, और तीसरा 3 भी सबके साथ संबंध बना रहा है। तो अपनी डेफिनेशन फुलफिल हो गई। यहाँ पर क्या डेफिनेशन थी, ए का प्रत्येक अवयव बी के सभी अवयवों के साथ संबंध बना लेना चाहिए। तब क्या कहेंगे, हम इसे सार्वत्रिक संबंध कहेंगे। ठीक है, सार्वत्रिक संबंध क्लियर हुआ। इसके बाद अपन बात करें, अच्छा एक बात और बच्चों, कई बार एक ही समुच्चय ले लेते हैं अपन, ए से ए में 1 2 3 1 2 3, ये भी ए ये भी ए से ए में भी संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ा था कि संबंध स्थापित करने के लिए जरूरी नहीं है कि अलग अलग समुच्चय लिए जाएं, एक समुच्चय का उसी समुच्चय में भी संबंध स्थापित किया जा सकता है। इसको लिखा कैसे जाएगा, आर सच दैट ए से ए में, ये आर सच दैट ए से ए में। लेकिन 2 समुच्चय हो तो किस प्रकार लिखा जाता है, आर सच दैट ए से बी में। चलिए अगला तत्समक संबंध लेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन, उसके बारे में बात करते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, उसको किस प्रकार गणित में परिभाषित किया जाएगा। देखिए बच्चों, हम बात करते हैं तत्समक संबंध की। आपके सामने ऊपर है तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है, इंग्लिश के वर्ड भी आपको ध्यान में रखने हैं, उच्च कक्षाओं में अपने काम आएंगे। परिभाषित करते हैं। देखिए तत्समक संबंध को परिभाषित करने के लिए एक बात ध्यान में रखनी होगी, ये किसी एक समुच्चय के बारे में ही होता है, यानी कि इसमें ए और बी 2 अलग अलग समुच्चय नहीं लिए जाते। इसमें संबंध एक समुच्चय से उसी समुच्चय में परिभाषित होता है, तब वो प्रकार जो बनता है तत्समक संबंध का बन सकता है, अगर दिए गए प्रतिबंध का पालन हो जाए। तो सबसे पहले तो समुच्चय क्या है, एक ही है, वो कौन है, ए है। तो आर जो रिलेशन होगा यहां पर बिल्कुल स्पष्ट है कि ए से ए में होगा, ये बात तो समझ लेना बच्चों। तो देखिए जैसा कि लिखा गया है, किसी समुच्चय ए में परिभाषित कोई संबंध आर तत्समक संबंध यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा यदि ए का प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से संबंधित हो। इस बात पे गौर कीजिएगा। देखिए ए का प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से संबंधित हो, ये प्रतिबंध लग गया, ये संबंध का नियम हो गया। संबंध को 2 रूपों में व्यक्त करते हैं, एक तो नियम रूप, एक आपका कौन सा, रोस्टर रूप। तो ये संबंध का नियम है, नियम बोल दो प्रतिबंध बोल दो, एक ही बात है। लेकिन इसका मतलब क्या है, हर अवयव संबंध बनाना चाहिए और केवल स्वयं से बनाना चाहिए। देखते हैं ये संबंध किस प्रकार निकल सकता है। एक उदाहरण लेते हैं, ए बराबर क्या ले लिया अपन ने, 1 2 3 ले लिया। तो देखिए ए एक समुच्चय है जिसमें 1 2 3 अवयव हैं।
आर जो है ए से ए में ही परिभाषित किया जाएगा जैसे कि बताया गया है। तो यहाँ पे भी एक ए ले लिया, 1 2 और 3। इसका नाम भी बच्चों ए है और इसका नाम भी ए है, और ए से ए में एक संबंध परिभाषित किया जिसका नाम आर है। अब परिभाषा का प्रतिबंध क्या कह रहा है कि ए का प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से संबंधित हो। तो ये एक केवल और केवल खुद से संबंध बनाएगा, किसी और से नहीं बना सकता इस प्रतिबंध के अनुसार। 2 जो है बच्चों 2 से बनाएगा, 2 के अलावा किसी से नहीं बना सकता। 3 जो है बच्चों 3 से संबंध बना लेगा और किसी के साथ नहीं बना सकता, क्योंकि प्रतिबंध में क्या कहा गया है, हर अवयव केवल और केवल स्वयं से संबंध बना सके, ऐसा संबंध तत्समक संबंध कहलाता है। कर्मित युग्मों में इसको लिखेंगे। दूसरा रूप संबंध को लिखने का क्या बताया आपको, रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में कर्मित युग्मों के रूप में कोमा लगाकर मंझले कोष्टक में लिख दिया जाता है, जैसा कि पिछले भाग में बात हुई थी। तो बात करते हैं एक का एक से। देखो ये कर्मित युग्म संबंध बता देगा। संबंध 2 अवयवों के बीच में बताने का काम कौन करता है, आपका कर्मित युग्म करता है। 2 का 2 से संबंध बन रहा है तो दूसरा कर्मित युग्म 2,2 हो गया। 3 का 3 से बन रहा है तो तीसरा कर्मित युग्म 3,3 हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तत्समक संबंध हो गया। ये आपके सामने है, आर तत्समक संबंध होगा। क्लियर। अब एक बात और, अगर कोई संबंध इस तरह से बना देता मैं कि ये 1 को 3 से भी जोड़ देता, तो देखिए क्या बनता, 1,1, 1 का 1 के साथ संबंध, 2,2, 3,3 और 1,3 भी आ जाता इसमें। अगर ऐसा हो जाता बच्चों तो ये जो संबंध आर आप लोग बना रहे हैं ये तत्समक नहीं होता। क्यों? क्योंकि साफ लिखा हुआ है कि प्रत्येक अवयव केवल और केवल खुद से जुड़ना चाहिए, किसी और से संबंध नहीं बनाना चाहिए। जबकि 1 को केवल खुद से संबंध बनाना था, लेकिन यहां पर 1 ने 3 के साथ भी संबंध बना लिया, तो ये तत्समक नहीं है। तत्समक संबंध नहीं है। समझे बच्चों? तत्समक संबंध का मतलब प्रत्येक अवयव को सिर्फ खुद से संबंध बनाना है, ये बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगले अब पढ़ेंगे अपन समतुल्य संबंध किसे कहते हैं। देखो बच्चों, समतुल्य संबंध और तत्समक संबंध की बात लगभग एक जैसी है। समतुल्य संबंध को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव, लेकिन एक नहीं है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। परिभाषा में वो अंतर समझने की चेष्टा हम करेंगे। तो ये देखिए समतुल्य संबंध जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की परिभाषा मैं आपके सामने बोल के बताता हूं, आप थोड़ा गौर कीजिएगा। किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस प्रकार परिभाषित हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। पिछले में क्या कहा था तत्समक में मैंने, केवल और केवल स्वयं से संबंधित हो। यहां पर केवल और केवल यूज में नहीं ले रहा हूं मैं, यहां पर कह रहा हूं कि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। जब मैं केवल और केवल नहीं लगाता हूं, इसका मतलब प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध तो होना चाहिए, लेकिन कोई अवयव किसी और के साथ संबंध स्थापित करता है तो समतुल्यता को कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिफ्लेक्सिविटी भंग नहीं होती है संबंध की। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात पिछली बात से थोड़ी सी अलग है। दिखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इसका मैकेनिज्म अलग है, उसका अलग था। इस बात को उदाहरणों से और समझेंगे। तो देखिएगा क्या कहा गया है, ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। यानी कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए बिलोंग्स टू आर प्राप्त होना चाहिए। ए एक चर राशि है, यानी कि ए का ए के साथ संबंध बनना चाहिए, बस इतना ही देखना है। ए किसी और के साथ बनाता है तो इसको कोई समस्या नहीं है, लेकिन तत्समक संबंध में ये समस्या थी। क्यों? क्योंकि वहां पर यह कहा गया था केवल और केवल खुद से जुड़ना चाहिए, यहां पर यह कहा गया है खुद से जुड़ना चाहिए। तो दोनों में बातों में फर्क है। इसको उदाहरण लेकर समझेंगे तो बेहतर तरीके से जान पाएंगे बच्चों। देखिए, मैं कुछ संबंध आपके सामने रख रहा हूं। मैं एक समुच्चय लेता हूं ए, जिसके अंदर 1 2 3 अवयव है, ये लीजिए। अब ए से ए में कुछ संबंध परिभाषित करता हूं। ए से
ए में कुछ संबंध परिभाषित करता हूं। ये R1, सबसे पहले R1 ले लेते हैं। संबंध का नाम मैंने आपको बताया था कि संबंध का नाम कुछ भी रख सकते हैं, R1, R2, R3, P1, P2, PR, वो आपकी मर्जी है। मैंने एक संबंध का नाम लिखा R1 जो A से A में परिभाषित किया। यहाँ ध्यान देंगे बच्चे, इसमें 1, 2 और 3 अवयव हैं। इसमें भी 1, 2 और 3, क्योंकि दोनों ही समान समुच्चय हैं, तो 1, 2, 3 यहाँ, 1, 2, 3 यहाँ। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3, बिल्कुल तत्समक संबंध की तरह ही हो गया ये तो। देखो ये पहला वाला, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, बिल्कुल समतुल्यता के प्रतिबंध को इसने फुलफिल कर दिया, तो ये समतुल्य हो गया। बच्चों क्या ये तत्समक भी है? हाँ बिल्कुल है। तत्समक पहले उदाहरण में अपन ने यही तो लिया था, तत्समकता में भी तो यही कहा गया था ये कि केवल और केवल खुद से हो। तो यहां पर देख रहे हैं प्रत्येक अवयव 1, 2, 3, प्रत्येक अवयव का मतलब 1 भी, 2 भी और 3 भी। 1 भी खुद से जुड़ा हुआ हो, 2 भी खुद से जुड़ा हुआ हो और 3 भी खुद से ही संबंध बना ले, तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। तो ये तत्समक तो है ही है, इसके साथ समतुल्य भी है। तो तत्समक भी है तथा समतुल्य भी है। देखिए यहां पर R2 की तरफ गौर कीजिए। अगर मैं इसको R2 लेता हूं तो यहां पर 1, 1 मिल रहा है, 2 का 2 के साथ मिल रहा है, 3 का 3 के साथ मिल रहा है और 1 का 2 के साथ, यानी कि 1 का एक संबंध और बना दिया 2 के साथ। अब ये तत्समक नहीं रहा, क्योंकि तत्समक संबंध में क्या कहा गया था? केवल और केवल खुद से जुड़े, कोई किसी और से न जुड़े। लेकिन समतुल्यता में ये बात नहीं कही गई थी। समतुल्यता की परिभाषा कहती है कि खुद से जुड़ा हुआ होना चाहिए, बाकी उसको कोई मतलब नहीं है। अगर कोई किसी और से संबंध बनाता है तो समतुल्यता में कोई समस्या नहीं है। तो ये समतुल्य हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? समतुल्य हो जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है नीचे, समतुल्य है परंतु तत्समक नहीं है। तो तत्समक नहीं होगा, लेकिन क्या होगा? समतुल्य होगा। समतुल्यता के प्रतिबंध को ये बिल्कुल संतुष्ट करता है ना। अब आगे देखते हैं R3 बच्चों। R3 में भी देखिए अपन संबंध बनाते हैं, यहीं पर गौर कीजिएगा। 2 का 2 के साथ बना रहा हूं, 3 का 3 के साथ और 2 का 3 के साथ। अच्छा, परिभाषा क्या कह रही थी? पीछे चलते हैं, एक बार परिभाषा पे फिर गौर करते हैं। परिभाषा कह रही थी कि A का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। A का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। तो देखिए क्या A का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है? A में कौन कौन है? 1, 2 और 3। 1, 1 से जुड़ना चाहिए, जुड़ा क्या? नहीं जुड़ा। हाँ, 2 खुद के साथ बना रहा है, 3 भी खुद के साथ स्वयं से जुड़ा हुआ है, 3 का संबंध बन रहा है। लेकिन परिभाषा संतुष्ट तब होगी जब जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे खुद से संबंध बना ले। तो एक ने तो एक से नहीं बनाया और एक ने एक से नहीं बनाया, सभी ने बनाया, लेकिन एक ने एक से नहीं बनाया। तो क्या हो गया बच्चों? ये देखो मैंने लिखा भी है, 1 बिलोंग्स टू A, मतलब एक एक का अवयव है परंतु एक एक से संबंध नहीं बना रहा है R3 के अंतर्गत। इसका क्या मतलब होता है? 1 1 नॉट बिलोंग्स टू R3, मतलब एक एक से संबंधित नहीं है R3 के अंतर्गत। तो यहां पर जो आपकी परिभाषा है उसका खंडन हो गया है, इसलिए ये क्या नहीं है? ये समतुल्य नहीं है। लिखा हुआ है ये समतुल्य नहीं। तत्समक भी वैसे होगा ही नहीं, तत्समक तो हो ही कैसे सकता है? उसमें तो कहा गया था कि केवल और केवल खुद से सारे अवयव जुड़ने चाहिए, प्रत्येक अवयव। तो एक एक न मिलने के कारण यही बात आप तत्समकता के लिए भी कह सकते हैं कि 1 1 नॉट बिलोंग्स टू R3, इसलिए तत्समक नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? मेरे ख्याल में ये बात आप समझ गए होंगे। देखिए, गणित विषय में किसी बात का खंडन करने के लिए क्या आधार होते हैं, इन पर गौर कीजिए। देखिए, आपकी स्कूल की गणित की कक्षा की बात करते हैं। आप अपनी कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो आपके स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने आपके क्लास टीचर को कहा कि कल क्लास में वही बैठेगा जिसके पास ब्लू पेन हो। स्टेटमेंट सुनना। प्रिंसिपल साहब ने क्या कहा कि आपकी कक्षा में, आपके टीचर को कहा कि आपकी कक्षा में वही, जैसे मुझे ही कहा, अपनी क्लास की बात कर लेते हैं कि भाई इस क्लास में वही बैठेंगे जिनके पास ब्लू पेन है। अब कल तुम आप सब लोग आए और आप सब लोग कक्षा में बैठे हुए हो, तो प्रिंसिपल साहब राउंड काटते हुए आए और मुझसे पूछा
सभी बच्चे कक्षा में बैठे हैं? मैंने कहा हाँ सर, बिल्कुल सभी बच्चे कक्षा में बैठे हैं। क्या सभी के पास ब्लू पेन है? मैंने कहा जी सर, बिल्कुल सबके पास ब्लू पेन है। अब कक्षा में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, A, B, C, D एंड सो ऑन, 10 बच्चे आपके पास क्लास में हैं मान लीजिए। तो सर ने कहा, आपने, प्रिंसिपल साहब ने कहा, आपने जो स्टेटमेंट दिया है उसको संतुष्ट करवाइए। तो मैंने एक ए नाम के बच्चे को उठाया, मैंने कहा बेटा ब्लू पेन दिखाओ अपना। तो बच्चे ने ब्लू पेन दिखा दिया। फिर मैंने बी को भी बुलाया और मैंने कहा प्रिंसिपल साहब को ब्लू पेन दिखाओ, इसने भी दिखा दिया। ऐसे 3-4 बच्चों ने ब्लू पेन दिखा दिया। तो क्या मेरा स्टेटमेंट सत्य हो गया? नहीं। 4 बच्चों या 5 बच्चों के दिखाने से मेरा स्टेटमेंट सत्य नहीं हुआ। मेरा स्टेटमेंट तो तब सत्य होता जब 10 पूरे के पूरे 10 के पास ब्लू पेन होता। एक भी बच्चा अगर प्रिंसिपल साहब को उनमें से ऐसा मिल जाए कि जिसके पास ब्लू पेन नहीं हो, तो प्रिंसिपल साहब मुझसे क्या कहेंगे कि आपने जो स्टेटमेंट दिया था वो गलत था। तो बच्चों यहां पर देखिएगा, गौर कीजिएगा, 2-2 के साथ संबंध बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, 3-3 के साथ संबंध बना रहा है। तो इतना कहने मात्र से काम नहीं चलेगा, सभी के सभी स्वयं से बनाने चाहिए। अगर एक भी ऐसा मिल जाता है जो खुद के साथ संबंध नहीं बनाता है तो परिभाषा का खंडन हो जाता है। वही अपनी क्लास वाली बात है। देखिए, अगर 200-300 क्लास में बच्चे होते तो क्या मैं सबको उठा उठा के दिखाऊंगा? प्रिंसिपल साहब सिर्फ एक बच्चे को ऐसे को ढूंढ लेंगे कि देखो इसके पास ब्लू पेन नहीं है, इसलिए आपका स्टेटमेंट गलत था। तो स्टेटमेंट का खंडन करने के लिए सिर्फ एक उदाहरण काफी होता है। उसके लिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये देखो इनके पास है, इनके पास ब्लू पेन है, ये नहीं, सबके पास होना चाहिए। स्टेटमेंट तो तभी सत्य होगा। तो सबके सब स्वयं के साथ संबंध बनाने चाहिए बच्चों, ऐसा नहीं कोई भी छूट जाए। अगर एक भी छूट गया तो परिभाषा का खंडन हो जाएगा। मेरे ख्याल में मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, आपकी सम्मितता की तरफ बढ़ते हैं कि सम्मित संबंध किसे कहा जाएगा। देखिए, सम्मित संबंध की परिभाषा देखिएगा, सिमेट्रिक रिलेशन, इसे आप अंग्रेजी भाषा में बोलेंगे। सम्मित संबंध में बात करते हैं, किसी समुच्चय ए में, परिभाषा को ध्यान से सुनिए और उसको दिमाग में बैठाइए। ज्यादातर क्वेश्चन परिभाषा के आधार पे ही सॉल्व हो जाते हैं बच्चों। तो परिभाषा अगर क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर क्वेश्चंस करने में हमें आगे प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। समस्या तब उत्पन्न होती है, परिभाषा ही नहीं पता है तो हम कैसे बताएंगे कि ये किस प्रकार का संबंध है। तो परिभाषा पे मैं कुछ ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आपको इसे ठीक से दिमाग में बैठा लेना चाहिए। सम्मितता के बारे में बात करते हैं। किसी समुच्चय ए में कोई संबंध R सम्मित कहलाएगा यदि, यहां पर देखिएगा, अब यदि AB बिलोंग्स टू R से AB बिलोंग्स टू R से BA बिलोंग्स टू R प्राप्त हो। देखो, AB बिलोंग्स टू R जो है आपका, ये इंप्लाइज कर दे BA बिलोंग्स टू R। यहां ये ध्यान, ये वाली चीज जो है ये इसको इंप्लाइज कर दे। ये गणितीय रूप में कहा गया है, थोड़ा सा इस बात को समझने की चेष्टा करें। मैं क्या कहना चाहता हूं, कहने का मतलब ये है कि A B का मित्र है तो B भी A का मित्र होना चाहिए, यहां ये कहना चाहता हूं। अगर ऐसे संबंध बने हुए तो सम्मित कहलाएंगे। A B का मित्र है तो B भी A का होना चाहिए। इस बात की पुष्टि कैसे होगी अपन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, A B को मित्र मान रहा है लेकिन B A को मित्र मान ही नहीं रहा है, तो कैसी मित्रता हुई? एक तरफा मित्रता हो जाती है। तो इसे सम्मित, यहां पर जाके सम्मितता का खंडन हो जाएगा अगर ऐसी स्थिति हो। हाँ, A B को जितना अच्छे तरीके से अपना हृदय से मित्र मानता है, B को भी A को उतने ही प्रेम से, उतने ही हृदय से मित्र मानना चाहिए। मित्रता तभी आगे बढ़ पाएगी। यानी कि 1 का 2 के साथ अगर कभी रिलेशन बन जाए तो 2 का भी 1 के साथ बनना चाहिए। 3 का 2 के साथ बन जाए तो यहां ये कहना चाहता है सम्मितता, सिमेट्री ये बताना चाहती है कि 2 भी 3 के साथ बनाए
3 का 4 के साथ बन जाए तो 4 का 3 के साथ बनना ही चाहिए। अगर 3 का 4 के साथ संबंध स्थापित हो रहा है लेकिन 4 का 3 के साथ नहीं हो रहा है तो सम्मितता की परिभाषा का खंडन हो जाएगा, तब वो सम्मित नहीं रहेगा संबंध। तो सम्मित संबंध होने के लिए क्या होना चाहिए? ए का बी के साथ रिलेशन हो तो बी का भी ए के साथ मिलना चाहिए। यदि ऐसा हो, यहां पर यदि लगा हुआ है, यदि ऐसा हो तब ऐसा होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए इसके लिए कुछ उदाहरण लेके और अच्छे से समझेंगे इस बात को। मैंने एक समुच्चय लिया 1 2 3। पहला एक R1 संबंध बनाया और R1 को इस प्रकार परिभाषित किया। देखो ये कर्मित युग्मों के रूप में लिखा हुआ है ना, ये परिभाषित किया है। परिभाषित में क्या कह रहा हूं मैं? 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है। फिर आगे देखो 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ भी हो गया। देखो दोनों अवयव 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3, इन तीनों कर्मित युग्मों में दोनों घटक समान है तो इनके बारे में तो विचार करने की जरूरत है ही नहीं, इनके अपोजिट तो ये खुद ही हो जाएंगे। लेकिन ये अलग अलग है। ए आपका देखिए, ये ए बोलूं ये बी बोलूं तो देखो ए बी हो गया ना। और सम्मितता ने क्या कहा था? बी ए भी मिलना चाहिए, तो ये बी ए मिल तो रहा है। हां, अगर ये नहीं मिलता, अगर ये वाला कर्मित युग्म नहीं मिलता तो 2 का 1 के साथ संबंध नहीं हो पाता, ऐसी स्थिति में सम्मित नहीं रह पाता। लेकिन अभी क्या हो गया बच्चों? ये सम्मित हो गया, सम्मित होगा। अच्छा बच्चों, पीछे परिभाषा अपन पढ़ के आए, क्या ये समतुल्य नहीं होगा? बिल्कुल होगा। समतुल्यता की परिभाषा जरा याद कीजिए। प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध बनाए। प्रत्येक कौन भाई? 1 भी, 2 भी, 3 भी। क्या 1 खुद के साथ बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है, ये बना लिया। क्या 2 2 के साथ बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है, ये देखो ये बनाया। क्या 3 भी 3 के साथ बना रहा है? बिल्कुल, ये 3 ने 3 के साथ भी बना लिया। तो समतुल्यता की परिभाषा तो पूरी हो गई, वो तो संतुष्ट हो गई। तो ये संबंध R1 जो है समतुल्य भी है और सम्मित भी है। सम्मित भी होगा और समतुल्य भी होगा, मैंने नीचे लिखा हुआ है, आप ध्यान दें। दूसरा R2 की बात कर लेते हैं बच्चों। R2 क्या? R2 में 2 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, बिल्कुल सम्मित होना चाहिए कि नहीं बताइए आप? बिल्कुल सम्मित होगा। ए का ये ए, ये बी, ए का बी के साथ है तो बी का भी ए के साथ प्राप्त हो रहा है, बस बात खत्म। क्या होगा? सम्मित होगा। R3 तो सम्मित होगा परंतु समतुल्य नहीं होगा। समतुल्य में क्या कहा गया था? प्रत्येक अवयव स्वयं से बनाना चाहिए। तो क्या 1 1 मिल रहा है? नहीं मिल रहा। 2 2 मिल रहा है? नहीं मिल रहा। 3 3 मिल रहा है? नहीं मिल रहा। आपको तो एक ही उदाहरण काफी है। तो आप कह सकते हैं, देखिए कैसे कहते हैं, आप कहेंगे कि भाई 2 का 2 के साथ संबंध नहीं मिल रहा है, नॉट बिलोंग्स टू R2, नहीं मिल रहा है, इसलिए, अतः या इसलिए क्या नहीं है? समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। ऐसे लिखा जाता है। इसको लिखने का भी तरीका आना चाहिए। अच्छा, कोई बच्चा कहे सर 2 ही क्यों लिया आपने? 3 3? हाँ बिल्कुल, कोई भी एक एग्जाम्पल दे दो जिससे परिभाषा का खंडन हो जाए। आप कह सकते हैं 3 3 नॉट बिलोंग्स टू R2, इसलिए R2 क्या है? क्या है बताइए? समतुल्य नहीं है। समझ गए बच्चों? आगे चलते हैं। R3 की बात कर लेते हैं। R3 में क्या संबंध बना रहा हूं? देखिए 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। ठीक है, 1 का 1 के साथ, तो यहां समतुल्यता तो हो गई। इसमें पीछे परिभाषा पढ़ के आए, बार बार एक ही बात को रिपीट नहीं करेंगे। समतुल्य तो हो गया तीनों कर्मित युग्मों से। आगे बात करते हैं 2 का 3 के साथ है लेकिन 3 का 2 के साथ नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? 2 3 तो संबंध, 2 3 के साथ तो संबंध बना रहा है लेकिन 3 2 के साथ नहीं बना पा रहा है, तो सम्मितता का खंडन हो गया। किस प्रकार लिखा जाता है? 2 3 बिलोंग्स टू R3, मतलब 2 3 के साथ संबंध बना रहा है, परंतु 3 2 नॉट बिलोंग्स टू R3, मतलब 3 2 के साथ संबंध नहीं बना रहा है। इसका मतलब ये होता है, तो क्या होगा? सम्मित नहीं होगा। तो ये सम्मित नहीं होगा। समतुल्यता के बारे में पूछना चाहे तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, 1 ने 1 के साथ बना लिया, 2 ने 2 के साथ, इतना ही तो चाहिए समतुल्यता में। बाकी चीजों से तो समतुल्यता को मतलब ही नहीं है। 3 अवयव थे, तीनों ने खुद के साथ बना दिया, समतुल्य हो गए।
तो आप सम्मितता को भी समझ गए होंगे। अब बात आई संक्रामक संबंध की। तो संक्रामक संबंध के बारे में देखिए, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। मैं इसमें कहूं, जैसे आप पहले दो अवयवों की जरूरत थी, ए का बी के साथ हो तो बी का ए के साथ हो, ये किस में जरूरत थी? सम्मितता में। यहां मुझे तीन एलिमेंट्स चाहिए, ए बी एंड सी। क्या कहती संक्रामकता, क्या कहता है? देखिए, ए का बी के साथ हो, बी का ए के साथ हो, तो ए का सी के साथ बन जाए। कहने का मतलब देखिए, ए बी सी तीन एलिमेंट हो समुच्चय में, किसमें? जो भी समुच्चय ए ले रहे हो आप, उस समुच्चय में तीन एलिमेंट। तो पहला अवयव दूसरे के साथ संबंध बना रहा है, दूसरा अवयव तीसरे के साथ बना रहा है। अगर ऐसा हो कि पहला दूसरे के साथ बनाए और दूसरा तीसरे के साथ बनाए, तो संक्रामक हो जाएगा यदि पहला तीसरे के साथ भी बना ले। यानी कि ए बी का मित्र है, बी सी का मित्र है, तो ए बी सी का मित्र हो जाए। ऐसा होता है ना कई बार, मेरा कोई मित्र है, उसका कोई मित्र है, तो मेरा डायरेक्टली वो भी मित्र हो जाता है। ये संक्रामकता ये चाहती है। तो इसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? ये ऐसे लिखेंगे, किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर इज इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। ये बोलने का तरीका हुआ। देखिएगा, संक्रामक कहलाएगा यदि, कब कहलाएगा? ए बी सी तीन एलिमेंट्स के लिए। किसके एलिमेंट्स? ए समुच्चय के अवयवों के लिए। क्या? ए से बी का संबंध बन रहा हो, तथा लगाया बीच में, बी का सी के साथ बन रहा हो, और ये इंप्लाइज कर दे ए का सी के साथ भी बनना। तो ए, यदि यहां पर यदि है बच्चों, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी ए बिलोंग्स टू आर से इंप्लाइज हो जाए ए सी बिलोंग्स टू आर, तो ऐसा संबंध कहलाता है संक्रामक संबंध। कुछ उदाहरण लेंगे, बेहतर तरीके से समझ पाएंगे आप। देखिए, वही अपना समुच्चय ले लेते हैं 1 2 3, इसी से समझते हैं। एक R1 रिलेशन बनाया ए से ए में। R1 के बराबर क्या? 1 का 1 के साथ बन रहा है संबंध, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। यहां तक आते ही क्या समझ गए? समतुल्यता है इसके अंदर। तो ये संबंध समतुल्य तो हो गया, क्योंकि 1 2 3 अवयव थे, तीनों ने खुद के साथ बना लिया, बाकी हमें कुछ नहीं देखना समतुल्यता के लिए, समतुल्य तो हो गया। बात आई संक्रामक की। देखिए, ये ए, ये बी, 1 और 2, ए बराबर 1, बी बराबर 2, तो ये बी हो गया, ये भी तो 2 है, और ये 3 आ गया, इसको सी बोल देते। तो ए का बी के साथ बना, बी का सी के साथ बना। क्या और बनना चाहिए? संक्रामकता क्या कहती है? ए का सी के साथ। ए का मतलब 1, सी का मतलब क्या है? 3, 1 का 3 के साथ भी बन रहा है। संक्रामकता की बात पूरी हो गई। तो हमने क्या कह दिया? ये संक्रामक है, ये समतुल्य भी होगा। बच्चों, क्या ये सम्मित है? नहीं है। क्यों? कारण क्या दोगे? कारण दोगे, देखो 1 2, 1 का 2 के साथ संबंध R1 बन रहा है, परंतु 2 का 1 के साथ नहीं बन रहा है। तो ये क्या हो गया? सम्मित नहीं हुआ, नहीं बन रहा है 2 का 1 के साथ। सम्मितता क्या कहती है? यदि ए का बी के साथ हो तो बी का ए के साथ होना चाहिए, यहां तो नहीं मिला, तो ये आपका संक्रामक होगा, समतुल्य भी होगा, परंतु सम्मित नहीं होगा। तीनों परिभाषाएं एक साथ लेके अपन समझने की चेष्टा कर रहे हैं, ज्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट, अगली में देखिए, सम्मित नहीं होगा, इसका क्लियरिफिकेशन मैंने यहां दे दिया है। 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ नहीं है, इसलिए ये क्या है? सम्मित भी नहीं है। R2, एक दूसरा रिलेशन देखता हूं R2। देखिएगा क्या लिखा हुआ है। 1 का 1 के साथ बनाया, 1 का 2 के साथ बनाया, 2 का 1 के साथ बनाया। ये बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अगर इसे समझें तो। 1 का 1 के साथ बना दिया, 1 का 2 के साथ और 2 का 1 के साथ। सोचने की जरूरत है कि ये संक्रामक है कि नहीं। देखिए, मैं समझाता हूं। आपने कहा ए का संक्रामकता कहती क्या है? ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर से क्या मिल जाए? ए सी बिलोंग्स टू आर, ये मिलना चाहिए। तो जरा देखिए, ए बी
बिलोंग्स टू आर तथा AC बिलोंग्स टू आर से क्या इंप्लाइज होना चाहिए, AC बिलोंग्स टू आर। ये परिभाषा थी अपनी संक्रामकता की। गौर करते हैं इसमें पूरी है, हो रही है कि नहीं। देखिए 2 1 इसके अंदर अवयव है क्या, 2 1 ये रहा, और दूसरा 1 2 भी इसके अंदर है, तो 1 का 2 के साथ भी बन रहा है। देखो मैं इस 2 को क्या बोलूं, A बोल दूं, 1 को क्या बोल दूं, B बोल दूं, तो ये 1 भी क्या हो गया बच्चों, B हो गया, और ये 2 क्या हो गया, फिर A हो गया C की जगह, तो A और C क्या हो गए, बराबर। तो AB BC क्या मिलना चाहिए, AC का मिलना चाहिए। A का B के साथ हो, A का और B का C के साथ हो, तो A का C के साथ मिलना चाहिए, ऐसा ही कहा जा रहा है। तो A का B के साथ, देखो A का B के साथ, B का C के साथ, तो बच्चों इस A का इस C के साथ मिलना चाहिए, मतलब 2 का 2 के साथ मिलना चाहिए था। क्या मिल रहा है 2 का 2 के साथ, नहीं मिल रहा है। तो 2 2 नॉट बिलोंग्स टू R2, अतः ये संक्रामक नहीं होगा। क्यों, परिभाषा का खंडन हो गया। A का B के साथ है, B का C के साथ है, और A का C के साथ न मिले तो संक्रामक कैसे हो सकता है, परिभाषा संतुष्टि नहीं हुई, इसलिए ये संक्रामक नहीं है। मैंने क्लियरिफिकेशन यहाँ दिया है। 2 1 बिलोंग्स टू R2, 1 2 बिलोंग्स टू R2, तो 2 का 2 के साथ होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, इसलिए ये संक्रामक नहीं है। मुझे लगता है संबंधों के प्रकार भलीभांति बच्चे समझ चुके हैं। अब अपन पढ़ते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध किसे कहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए तुल्यता संबंध, ये आपके सामने है तुल्यता संबंध। अगर कोई संबंध किसी समुच्चय A में परिभाषित है तो वो तुल्यता संबंध कब कहलाएगा, यदि वो समतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो। ऐसा हो, तीनों चीजें जिसके अंदर मिलेंगी वो क्या कहलाएगा, आपका तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो R क्या होना चाहिए, समतुल्य भी होना चाहिए, R सममित भी होना चाहिए, R संक्रामक भी होना चाहिए। ये तीनों चीज एक साथ किसी संबंध में मिल जाए तो उसको बोलते हैं तुल्यता संबंध। मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, तत्समक संबंध जो अपन ने पढ़ा था ना, आइडेंटिटी रिलेशन, हमेशा एक तुल्यता संबंध होता है। क्यों, क्योंकि वो समतुल्य भी होता है, सममित भी होता है, संक्रामक भी होता है। और अपन इसके आगे एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन करेंगे तो छोटी छोटी बातों को ठीक से समझेंगे। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगली क्लास में हम 1.1 प्रश्नावली करेंगे तो सारी बातें क्लियर करते हुए चलेंगे। बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।